हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन पेपर का सजेस्टेड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये है आपका दिसंबर 2023 जो कि रिसेंटली कंडक्ट किया गया था इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2016। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग ये आपका ग्रुप 1 सेम इंटरमीडिएट के अंदर ग्रुप 1 के अंदर है एंड ये हमारा कोर सब्जेक्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर कोई भी अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ पर 60+ इजीली आ सकता है इस सब्जेक्ट के अंदर, राइट। एंड दिसंबर 23 टर्म में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत इजी आया था। मैंने इस क्वेश्चन को रिव्यू कर दिया हूँ ऑलरेडी, राइट। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये डिवाइड किया गया है 2 सेक्शन में। सेक्शन ए है MCQ टाइप 25 मार्क का, एंड सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, तो 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन ए, जितने भी MCQ टाइप, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए। तो सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1A ये है आपका, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यू मे राइट ओनली द रोमन न्यूमेरल एंड द अल्फाबेट चूजन फॉर योर आंसर, राइट। तो 10 मार्क्स है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है ऑप्शन बेस्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1AI। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग ना, ये होमोजीनियस हो सकता है, नहीं, ये कस्टमर ड्राइवन प्रोडक्शन, राइट, ये सही है। इसमें जो है 2 ओनली विल बी राइट आंसर, कस्टमर ड्राइवन प्रोडक्शन, राइट। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इज चॉइस नंबर सी। चॉइस नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग इज कस्टमर ड्राइवन प्रोडक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2I। स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है गैस एंड टार्स इन कोक ओवेंस, मोलासेस इन शुगर इंडस्ट्री, कॉर्ड एंड बटर इन ए डेयरी, एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल केक्स, राइट। तो एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, ये जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए गैस एंड टार्स इन कोक ओवेंस, ये हो सकता है बाई प्रोडक्ट का एग्जाम्पल। मोलासेस इन शुगर इंडस्ट्री ये है बाई प्रोडक्ट का एग्जाम्पल। एंड कॉर्ड एंड बटर इन ए डेयरी, नहीं, ये नहीं है। एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल केक्स ये है राइट आंसर। ओके, तो ऐसे ही राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 ये होगा राइट आंसर, राइट। क्योंकि गैस एंड टार्स इन कोक ओवेंस ये होता है बाई प्रोडक्ट्स, मोलासेस इन शुगर इंडस्ट्री ये भी बाई प्रोडक्ट्स के अंदर जाता है, एंड एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल केक्स ये ऑल्सो कमिंग अंडर बाई प्रोडक्ट्स। ओके, तो राइट आंसर विल बी चॉइस नंबर सी। Then question number III, which of the following are the actual cost of acquiring assets or producing goods or services? Which of the following are the actual cost of acquiring assets or producing goods or services? तो actual cost of acquiring, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट, ये होगा राइट आंसर। actual cost of acquiring assets or producing goods or services, historical cost is the right answer. Question number IV, which of the following is considered to be a normal loss of material? तो यहाँ पर normal loss of material क्या है? Loss due to accident, pilferage, loss due to breaking the bulk, loss due to careless handling of material। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट ये नॉर्मल लॉस नहीं है, पिलफरेज ये नहीं है, लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क ये होगा राइट आंसर, चॉइस नंबर सी, लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क। ओके, ये होगा आपका नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। देन क्वेश्चन नंबर V, ये प्रैक्टिकल बेस्ड MCQ है। ZOM लिमिटेड earn a profit of ₹80,000 during the month of August. If the selling price and marginal cost of the product are 10 and 6 per unit respectively, what will be the amount of margin of safety? तो MOS का ये पूछा है क्या होना चाहिए,
तो MOS जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? MOS का फॉर्मूला हमको पता है, MOS इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये है MOS का फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पर प्रॉफिट गिवन 80,000 एंड PV रेशियो का फॉर्मूला क्या है ना, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा ना, सेलिंग प्राइस गिवन 10 एंड सेलिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट गिवन 6, तो कंट्रीब्यूशन है 4। ओके, सो ऐसे ही हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन 80,000, राइट, एंड PV रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 40%। ओके, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 40%, 80 डिवाइडेड बाई 40%, ये हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख। ओके, तो 2 लाख विल बी द राइट आंसर। तो चॉइस नंबर C विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर VI, which one of the following items is not included in the preparation of cost sheet? कॉस्ट शीट प्रिपरेशन करने में कौन सा आइटम्स इंक्लूड नहीं होता है? तो ऑप्शन गिवन, परचेज रिटर्न्स, कैरेज इनवर्ड्स, सेल्स कमीशन एंड इंटरेस्ट पेड। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, वाइल प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट हमको पता है कि जो which expenses are relevant for cost only, तो वो सब ऐड होगा। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न्स, कैरेज इनवर्ड्स, सेल्स कमीशन, ये सब ऐड होगा, लेकिन इंटरेस्ट पेड जो है वो कॉस्ट शीट के अंदर ऐड नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड जो है वो कॉस्ट शीट के अंदर ऐड नहीं होगा, वो इसलिए ये प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ओके, सो इंटरेस्ट पेड विल बी द राइट आंसर, which is not included in preparation of cost sheet. Now question number VII, the allotment of whole item of cost to a cost center or cost unit is called as what? Option given, cost allocation, cost apportionment, overhead absorption and cost classification, right? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू ए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, ये हम लोग कॉस्ट एलोकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन विल बी द राइट आंसर, कॉस्ट एलोकेशन विल बी द राइट आंसर, कॉस्ट एलोकेशन विल बी द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर VIII, इन ए प्रोसेस 5,000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग a period 5% input is normal loss, closing WIP 60% complete is 625 units, 4,125 completed units are transferred to next process, then what will be equivalent production for the period? तो ये है क्वेश्चन, ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, MCQ टाइप, राइट। तो ये बहुत इजी है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है एंड रिपीटेडली ये एग्जाम में आता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? C। यहाँ पर शॉर्टकट की यूज करेंगे हम लोग, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 60% कंप्लीट 625, मतलब 625 यूनिट्स का 60% कितना होना चाहिए? ये हो जाएगा 375, ये है कंप्लीटेड यूनिट। ओके, देन अगेन 4,125 ऑलरेडी कंप्लीटेड विच इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो ये अभी ऐड हो जाएगा 4,125 ये ऐड हो जाएगा, तो 375 प्लस 4,125 ये हो जाएगा 4,500, राइट, 4,500। तो यहाँ पर राइट आंसर विल बी चॉइस नंबर B, जो कि है 4,500 यूनिट्स, 4,500 यूनिट्स। 625 यूनिट्स का 60% कंप्लीट है, वो है 375 एंड ऑलरेडी कंप्लीटेड यूनिट है 4,125, तो ये दोनों को अगर ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4,500 यूनिट्स। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग जॉइंट कॉस्ट? तो ये बहुत सिंपल है, वेरी मतलब ईजी, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है CS19, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, CS19 विल बी द राइट आंसर। ओके, देन
क्वेश्चन नंबर एक्स, ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू है। इन ए फैक्ट्री ऑफ बैंस लिमिटेड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाज फॉलोड ड्यूरिंग ए पीरियड एक्चुअल 2500 आवर्स वेयर वर्क एट ए स्टैंडर्ड रेट ऑफ 8 for hour, the direct labor efficiency variance was rupees 800 hours. Then how many standard hours were produced? राइट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये प्रॉब्लम है। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन किया जा सकता है। राइट, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? LEV का फॉर्मूला क्या है ना? स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर को स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये है फॉर्मूला लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का। राइट, तो लेबर एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन इतना ना, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस गिवन 800 व्हिच इज आवर्स। राइट, ये है आवर्स। तो अगर आवर्स है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर नॉट गिवन, तो इसको स्टैंडर्ड आवर ऐसे लिख देते हैं, माइनस एक्चुअल आवर कितना है ना? एक्चुअल आवर है ऑलरेडी गिवन 2500, तो 2500 ब्रैकेट कर दो, एंड स्टैंडर्ड रेट गिवन दैट इज 8 for hour, ये हो जाएगा 8। ओके, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो स्टैंडर्ड आवर कितना हो जाएगा? अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये स्टैंडर्ड आवर हो जाएगा 2400 आवर्स, जो कि है राइट आंसर। राइट, तो यहाँ पर चॉइस नंबर सी विल बी राइट आंसर, जो कि है 2400 आवर्स, 2400 आवर्स। राइट, तो बहुत इजी एमसीक्यू है, 10 to 10 मार्क आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए बस। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 1B, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। राइट, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो कॉलम 1 के अंदर गिवन है इम्प्यूटेड कॉस्ट, FSN एनालिसिस, जॉब कॉस्टिंग, जॉइंट कॉस्ट एंड जीरो बेस्ड बजटिंग। कॉलम 2 में गिवन ड्रॉक इंडस्ट्रीज, सॉन्ग कॉस्ट, डिसीजन पैकेज, नोशनल कॉस्ट, ऑटोमोबाइल गैरेजेस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो कि है जॉइंट कॉस्ट एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग मटेरियल्स। राइट, तो यहाँ पर ये बहुत इजी टाइप का 5 मार्क्स है। क्योंकि ये बहुत इजी है वो इसलिए कि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया गया है। अगर कोई भी अच्छे से बुक्स को, एंटायर बुक्स को अच्छे से 2 times या 3 times रीड किया होगा तो इजीली ये सब कर सकता है। राइट, कैसे? देखो, इम्प्यूटेड कॉस्ट, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट हमको पता है ये होता है नोशनल कॉस्ट, तो राइट आंसर विल बी कॉलम नंबर 2 का डी होगा, नोशनल कॉस्ट। देन FSN एनालिसिस का जो राइट पेयर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग मटेरियल्स, जो कि जी, ये होना चाहिए जी। राइट, देन जॉब कॉस्टिंग का राइट, कॉलम 2 का राइट पेयर होना चाहिए जॉब कॉस्टिंग का ऑटोमोबाइल गैरेजेस। राइट, तो इसका होना चाहिए ई, कॉलम 2I का ई। देन जॉइंट कॉस्ट, ये तो हमको अच्छे से पता है, ये हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो कि है एफ। राइट, देन जीरो बेस्ड बजटिंग इज रिलेवेंट विथ डिसीजन पैकेज, तो ये हो जाएगा कॉलम नंबर 2I का सी। राइट, तो ऐसे ही इजीली 5 मार्क्स मिल सकता है। राइट, बहुत इजी है कॉलम 1 विथ कॉलम 2, तो यहाँ पर एक भी मार्क नहीं छूटना चाहिए। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 1C, स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। राइट, तो यहाँ पर हम लोगों को चूज करना है कौन सा सेंटेंस ट्रू है एंड कौन सा सेंटेंस फॉल्स है। फर्स्ट, कॉस्ट इज ए फैक्ट, प्राइस इज ए पॉलिसी। कॉस्ट इज ए फैक्ट, प्राइस इज ए पॉलिसी। यस, ट्रू है, ये सेंटेंस ट्रू है क्योंकि कॉस्ट इज ए फैक्ट एज यू नो एंड प्राइस इज ए पॉलिसी। राइट, तो ये ट्रू होना चाहिए। ओके, ये हो जाएगा ट्रू। देन indirect expenses and overheads mean the same thing. Indirect expenses and overheads mean the same thing. Yes, ये सेंटेंस ट्रू है, ये भी ट्रू है। राइट, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। Indirect expenses and overheads mean the same thing. Always remember, indirect expenses and overheads mean the same thing. Now, while standard is a unit concept, budget is a total concept, तो ये भी ट्रू है क्योंकि हमको पता है स्टैंडर्ड ऑलवेज यूनिट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, व्हाइल बजट इज ए कंसोलिडेटेड, राइट, कॉम्बाइंड कॉन्सेप्ट होता है, तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा।
देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बैच साइज एंड कैरिंग कॉस्ट, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बैच साइज एंड कैरिंग कॉस्ट। नो, ये सेंटेंस फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये सेंटेंस फॉल्स। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द यूनिट ऑफ कॉस्ट इज ए जॉब, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द यूनिट ऑफ कॉस्ट इज ए जॉब, या नो नो, ये सेंटेंस भी फॉल्स है, ये सेंटेंस भी फॉल्स है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में यूनिट कॉस्ट को जॉब नहीं कहा जा सकता, राइट। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। देन क्वेश्चन नंबर 1 दी, फिल इन द ब्लैंक्स, यू मे राइट ओनली द रोमन न्यूमेरल एंड द कंटेंट फाइलिंग द ब्लैंक। तो क्वेश्चन नंबर आई, प्रॉफिट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेरिंग फैक्टर्स डैश एंड डैश। तो हमको पता है प्रॉफिट का कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक तो सेल्स चाहिए और क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। सिंपल, सेल्स और यहाँ पर कॉस्ट लिख सकते हो या फिर कंसोलिडेटेड कॉस्ट लिख सकते हो। प्रॉफिट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेरिंग फैक्टर्स, वन इज सेल्स, अनदर इज कॉस्ट, one is sales, another is cost. Then in the break even chart, x axis represents what? In the break even chart, x axis represents volume. जब ब्रेक इवन चार्ट बनाया होगा तो वहाँ पर यह होगा कि वॉल्यूम है x एक्सिस, राइट। इन द प्रिंसिपल बजट फैक्टर फॉर कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर्स इज नॉर्मली डैश, द प्रिंसिपल बजट फैक्टर फॉर कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर्स इज नॉर्मली डैश। तो ये हो जाएगा प्रोडक्शन कैपेसिटी। द प्रिंसिपल बजट फैक्टर फॉर कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरर इज नॉर्मली प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर आई भी, डैश डील्स विथ द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ नोइंग पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। तो राइट आंसर होगा CAS 14, CAS 14. Cost accounting standard 14 deals with the principles and methods of determining pollution control cost. Then the method of costing used in undertaking the like gas companies, cinema houses, etc. is known as what? The method of costing used in undertaking like gas companies, cinema houses, etc. तो ये है, हमको पता है this type of companies undertake करता है which type of costing? Operating costing, operating costing, operating costing, या फिर यू कैन से सर्विस कॉस्टिंग, यू कैन से सर्विस कॉस्टिंग, राइट। तो ये है राइट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 25 मार्क्स का MCQ आया था वो सबके सब इजी आया था, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि डिफिकल्ट है। ऐसा हो सकता है एक या दो क्वेश्चन मतलब रॉन्ग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 25 से इजीली 23 मार्क्स तो आ सकता है, राइट। एंड अगर 23 मार्क्स MCQ आ जाएगा तो फिर एग्जाम्शन पक्का, एग्जाम्शन आ जाएगा गारंटेड पक्का, राइट। तो MCQ को ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर MCQ सबके सब सही हुआ तो फिर इजीली 50 मार्क्स आ सकता है। एंड सेक्शन B के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमको करना है, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से सॉल्व करके अपलोड करेंगे, राइट। सो now this is it all about cost accounting suggested answer section A. Thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.